Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. I am Sumaira Wasim in my channel Chemistry. I hope कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। आज के लेक्चर में हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को। रिलेटिव एटॉमिक मास हमें पता है कि जो हमारे पास स्मॉल एटम्स हैं उनके मास को कैलकुलेट करना मुश्किल काम है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास की टर्म यूज़ की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि उन एटम्स के एवरेज मास को कंपेयर कर लिया जाता है 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 के साथ। यानी आपने किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो आप क्या करोगे, आप उसके एटम्स का एवरेज मास लोगे और उसे कंपेयर कर दोगे कार्बन 12 के 1/12 पोर्शन के साथ। कार्बन 12 आइसोटॉप्स के मास के 1/12 पोर्शन के साथ आपने कंपेयर करना है। अब कार्बन 12 क्या होता है, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, तो कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। और कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। यहाँ पर हम रिलेटिव एटॉमिक मास में यूज करेंगे कार्बन 12 को। तो आपने क्या करना है, ये आइसोटॉप्स ड्यू टू डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से ये एक दूसरे के साथ मास नंबर इनका डिफरेंट हो जाता है। इसमें 6 हैं, इसमें 7 न्यूट्रॉन, इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इनके मास नंबर भी 12, 13 एंड 14 हो गया। अब रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने यूज करना है कार्बन 12 को। आपने क्या करना है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम्स, यानी उसके एटम्स का एवरेज मास आप ले लोगे जिसका आपने रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना और कंपेयर करेंगे उसे एज कंपेयर टू द 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। किसके साथ कंपेयर करना है, कार्बन 12 आइसोटॉप्स के 1/12 पोर्शन के साथ आपने उसे कंपेयर कर लेना है। तो दैट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये टर्म क्यों दरियाफ्त की गई, क्यों इसको इन्वेंट किया गया, क्योंकि जो स्मॉल हमारे पास एटम्स के उनके मास को कैलकुलेट करना मुश्किल काम था, तो रिलेटिव एटॉमिक मास यानी उन्हें रिलेट कर लिया गया कार्बन 12 के साथ और इस तरह से उनका मास को कैलकुलेट कर दिया गया। इसके एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट है दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है और ये क्या होता है, 1 AMU इक्वल होता है 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के मास के 12वें हिस्से के बराबर हो जाता है 1 AMU, जो कि 1 के इक्वल होता है। और हम इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या वैल्यू लेनी है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये वैल्यू आपने यूज करनी है। 1 AMU को भी कन्वर्ट कर सकते हैं 2, 3, 4, जितना AMU आपके पास आएगा रिलेटिव एटॉमिक मास उसे आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्राम से दोबारा आप उसे AMU में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं हमारे पास केमिकल फार्मूला की, बल्कि केमिकल फार्मूला को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो कहलाता है केमिकल फार्मूला। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, टेबल सॉल्ट की NaCl, सक्रोज है C12H22O11, एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर भी कहेंगे C2H3O2, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा भी कहलाता है NaHCO3। ये इनके केमिकल फार्मूला है जिनकी मदद से हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे इन कंपाउंड्स को। तो द फार्मूला विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंपाउंड आर नोन एज केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला अगर शो करे सिंपलेस्ट रेशो को, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को, तो उसको हम कहेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। ये फार्मूला क्या करता है कि जो एटम्स मौजूद हैं एलिमेंट्स के अंदर उनके दरमियान में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है। अदरवाइज एक्चुअल रेशो नहीं बताएगा, सिर्फ ये बताएगा कि ये एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं और इनके दरमियान में सिंपलेस्ट रेशो ये है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड है, ये है डाइनाइट्रो टेट्रा ऑक्साइड। इसमें क्या रेशो आ रही है, 2:4 की रेशो आ रही है। ये एक्चुअल रेशो है, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है।
जब हम इसे 2 के टेबल से कट करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास हो जाएगी NO2। NO2 इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दिया गया है और एम्पेरिकल फार्मूला भी दिया गया है। ये हमारे पास डायनाइट्रो टेट्रा ऑक्साइड था जिसका सिंपलेस्ट फार्मूला NO2 निकल आया, क्योंकि हमने इसे 2 के टेबल से डिवाइड करके इसमें सिंपलेस्ट रेशो लिया है जो कि 1:2 की थी। बेंजीन का है 6 है इनके दरमियान में एक्चुअल रेशो, जब इसे 6 के टेबल से आप डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी 1:1 जो कि फार्मूला बनेगा CH। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है इथाइलिन ग्लाइकोल, इनमें क्या रेशो आ रही है C2H6O2 की। 2 के टेबल से आप इसे डिवाइड करो तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, रेशो आ गई C1H3O1। अब हम देख लेते हैं फार्मूला यूनिट क्या है। फार्मूला यूनिट भी सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, लेकिन किसका? आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस फार्मूला को कहते हैं फार्मूला यूनिट। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेगा आयंस के दरमियान में जो कि किस में मौजूद होंगे? आयनिक कंपाउंड में। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास KBr, NaCl, so on। इसमें आप ये देख लें, ये हमारे पास NaCl है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल रहा है किसकी? सोडियम क्लोराइड की, और यही इसका फार्मूला यूनिट होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है जो कि किस में होते हैं? किसी भी कंपाउंड में होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने देखें NO2, CH, CH3O, these are the empirical formula, लेकिन इनके एक्चुअल होल नंबर रेशियो क्या शो कर रहा है? N2O4, ये क्या है? डाइनाइट्रो टेट्राऑक्साइड, बेंजीन, एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये हमारे पास क्या है? एक्चुअल फार्मूला है इनके, जो कि एक्चुअल होल नंबर रेशियो शो कर रहे हैं किसके दरमियान में? इनके एटम्स के दरमियान जो कि इस कंपाउंड्स में मौजूद हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो दीज आर मॉलिक्यूलर फार्मूला। molecules which are formed by the atoms not ions, ये किनको रिप्रेजेंट करता है? ये आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये एक दूसरे कंपाउंड्स को, और ज्यादातर वो कौन से होंगे? कोवेलेंट कंपाउंड होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटेन C4H10, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दिया गया है, एम्पेरिकल फार्मूला भी दिया गया है। ग्लूकोज C6H12O6, CH2O इसका एम्पेरिकल फार्मूला, क्योंकि 6 के टेबल से डिवाइड कर लिया। बेंजीन का C6H6, CH इसका सिंपलेस्ट फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला। वाटर का H2O, ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता तो वो रिमेन H2O ही रहेगा। तो जिनका आप डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशो कर सकते हैं, आप उसकी सिंपलेस्ट करोगे, लेकिन जिनकी नहीं हो सकती उनका वही फार्मूला एम्पेरिकल है और वही फार्मूला उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को दोबारा से एम्पेरिकल फार्मूला से दोबारा रिटेन भी कर सकते हैं। किस तरह से? एम्पेरिकल फार्मूला और वो नंबर जो जिससे वो डिवाइड होके एम्पेरिकल फार्मूला बना था उस नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास दोबारा वही फार्मूला आ जाएगा जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। जैसे कि बेंजीन को 6 से डिवाइड किया था, आप दोबारा 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास बेंजीन का ओरिजिनल फार्मूला दोबारा आ जाएगा। ये रिलेशनशिप है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।